लेकिन अगर खान सर बिहार के इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो कुछ पढ़े लिखे जेनजीज के अलावा वो किसी का वोट नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर जात के हिस्सा नहीं है। कभी कभी तो बिहार के लोगों पर अफसोस होता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा। जब नेताओं को चुनोगे ही अपने जाति और कम्युनिटी के नाम पर, तो जाति और कम्युनिटी लेकर बैठो, डेवलपमेंट क्या करोगे। बिहार इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स ये कोई पंच लाइन या डायलॉग नहीं है, बल्कि आज की डेट में बिहार की यही एक असली रियलिटी है। बिहार इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां से आईएएस ऑफिसर्स पैदा होते हैं, एक ऐसा स्टेट जहां से नालंदा के ज्ञान की शुरुआत हुई। एक से एक जीनियस बिहार से आए और आज की डेट में खान सर जैसी हस्तियां भी बिहार से हैं। लेकिन आज उसी बिहार की राजनीति में लॉजिक नहीं बल्कि मैजिक चलता है। एक ऐसा मैजिक जहां एक नेता 4 साल में 17 साल बड़ा हो जाता है। एक ऐसा मैजिक जहां एक टाइम पर ऑपोजिशन उसे कुर्सी से गिराने पर लगा था, लेकिन आज वही ऑपोजिशन उसे स्टेट की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया है। एक ऐसा इंसान जिसने मर्डर्स की लाइन लगा दी थी। वेल, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे नए चेहरे, लेकिन इस टाइम के सबसे चर्चित चेहरे की, यानी बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी की, जिन्हें इस टाइम पर बीजेपी का सम्राट भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बंदे का पास्ट राकेश कुमार नाम के पीछे छिपा एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव केस है जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई हमारी डेमोक्रेसी सेफ हाथों में है। क्या सच में बिहार में विकास से ज्यादा जाति और क्राइम की वैल्यू है। तो आज हम खोलेंगे सम्राट चौधरी की वो फाइल्स जो शायद आपसे छुपाने की कोशिश करी गई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को हैफिडेविट क्यों बोलते हैं। वेल, सम्राट चौधरी कोई सेल्फ मेड नेता नहीं है, बल्कि इसे तो राजनीति विरासत में मिली। 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है राकेश कुमार। इसके पिता का नाम था शकुनी चौधरी। बिहार की राजनीति का एक जाना माना नाम जो कभी किसी पार्टी का सगा नहीं हुआ। शकुनी चौधरी 7 बार एमएलए रहे। वो बिहार के कद्दावर नेता थे जो कि कोयरी कुशवाहा वोट बैंक के मालिक माने जाते थे। तो राकेश को बचपन से ही राजनीति का खेल पता था। ऊपर से उसकी मदर भी एमएलए रह चुकी थी, तो बचपन से ही राकेश एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां उसे लाठी तंत्र और वोट बैंक की मशीन की समझ आ गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1995 में। बिहार में लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था, वो भी अपने पीक पर। उस टाइम पर एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें 7 लोगों का मर्डर हो जाता है। ये लोग उसी कम्युनिटी के थे जिसे सम्राट के पिता रिप्रेजेंट करते थे। जब एफआईआर दर्ज हुई तो मेन आरोपी बताया गया सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप। अब यहीं से एक ऐसा फ्रॉड चालू होता है जो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगता। जब गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट में एक सर्टिफिकेट पेश किया गया जिसके अकॉर्डिंग राकेश की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981 थी। ये डेट बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 1981 यानी 1995 में जब मर्डर हुआ तो राकेश कुमार सिर्फ 13-14 साल का एक मासूम बच्चा था। जब 1995 का हत्याकांड हुआ तो उन्होंने कहा मैं नाबालिग था, मैं 15 साल की उम्र का था। मासूम बच्चा यानी लॉ के लैंग्वेज में जुवेनाइल। और इंडिया का कानून कहता है कि एक नाबालिग बच्चा चाहे 5 मर्डर करे या फिर 50, उस पर वो एक्शन नहीं हो सकता जो कि एक एडल्ट पर हो सकता है। इसी वजह से राकेश कुमार जेल से छूट गया। लेकिन क्या सच में 13-14 साल का एक मासूम लड़का 7 लोगों के मर्डर का मास्टरमाइंड हो सकता है, या फिर उसकी एज रियल में कुछ अलग ही थी। वक्त गुजरा, साल आया 1999। इस टाइम पर बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। यहाँ पर राकेश कुमार को मंत्री बनाया जाने वाला था, लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी थी। मंत्री बनने की एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 1995 में जो एफिडेविट पेश किया गया था मर्डर से बचने के लिए, उसके अकॉर्डिंग राकेश की एज महज 13 से 14 साल की थी। लेकिन 1999 में एक एफिडेविट फिर से पेश किया गया मंत्री बनने के लिए। इसके अकॉर्डिंग राकेश की एज 30 साल बताई गई। अब आप कैलकुलेशन कर लो, 1995 में एक मासूम बच्चा सिर्फ 13 से 14 साल का, और 1999 में वो सीधा 30 साल का एक आदमी हो गया। 4 साल में सीधा 17 साल की ग्रोथ। एक ऐसा व्यक्ति जिसका 2000 का परबत्ता से चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निरस्त हुआ, उनको अयोग्य घोषित किया गया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन्होंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था, वो 25 साल के नहीं थे अपना हलफनामा देते वक्त।
ये बायोलॉजी नहीं, ये बिहार की राजनीति है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। बट इस बीच एक अजीब चीज थी, उस टाइम पर बीजेपी ने ही विधानसभा में हंगामा बोल दिया। सुशील कुमार और मोदी जो कि ऑपोजिशन में थे, उन्होंने डायरेक्ट सम्राट को फ्रॉड बोल दिया और मंत्री पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब अगर राकेश खुद की एज को 30 साल बताते तो वो 1995 के मर्डर केस में फंस जाते। इसी वजह से राकेश को मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी और ये हार एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। अगर हम सम्राट चौधरी के 2020 वाले इलेक्शन पेपर देखें तो वहाँ पर भी उनकी एज 51 साल बताई गई है। इसका मतलब कि उनका जन्म 1969 के करीब हुआ था। तो फिर 1995 में कोर्ट में 1981 वाला एफिडेविट क्यों दिया गया? क्या ये कोर्ट को सीधा धोखा देना नहीं हुआ? किस जादू से, महामानव के किस वरदान से वो जब चाहते हैं अपनी आयु घटाते और बढ़ाते हैं। जब 1995 का हत्याकांड हुआ तो उन्होंने कहा मैं नाबालिग था, मैं 15 साल की उम्र का था, तो उस हिसाब से उनको आज 44 साल का होना चाहिए था। वो 56 के कैसे हो गए? अपने हलफनामे पर झूठ बोलना कानूनन अपराध है। 173 जो धारा है आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका उल्लंघन है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग क्या करता है ये देखना गौरतलब होगा। एक टाइम था जब खुद बीजेपी सम्राट को फ्रॉड बोलती थी और आज वही बीजेपी सम्राट को सीएम क्यों बना रही है? और सम्राट भी कोई एक पार्टी का नहीं होकर रहा, वो पहले आरजेडी में था, फिर जेडीयू में था, फिर बीजेपी में चला गया। क्या इस टाइम पर बीजेपी में कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं जो कि सम्राट से बेटर हो? वेल, इसका आंसर आसान है, सोशल इंजीनियरिंग। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ते ही बीजेपी को बिहार में एक एग्रेसिव बैकवर्ड फेस चाहिए था। सम्राट बिहार के कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं और बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी कुशवाहा कम्युनिटी ओबीसी ग्रुप है। ये सारा अमित शाह का मास्टरमाइंड है। एक टाइम पर सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि जब तक वो लालू प्रसाद यादव को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक वो अपनी पगड़ी भी नहीं उतारेंगे। और बीजेपी को बिहार में एक ऐसा ही दबंग नेता चाहिए था, इसीलिए उन्होंने उसे आगे किया। फिर उसका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, और बिहारी वोट तो कम्युनिटी और जाति के नाम पर ही देंगे। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स जरूर देखी होंगी, जहां पर एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर सम्राट चौधरी से उनकी डिग्री या फिर मेरिट के बारे में पूछता है। तब सम्राट चौधरी कहते हैं कि उन्होंने पीएफसी किया है। बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। अब पीएफसी का फुल फॉर्म पूछे जाने पर वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। शपथ लेते वक्त वो हिंदी के शब्द भी ढंग से नहीं बोल पा रहे और एफिडेविट को डेफिडिट बोलते हैं। एक तरफ बिहार में खान सर जैसे लोग हैं जिनकी वजह से लोगों के दिमाग में बिहार की एक पॉजिटिव इमेज है। वो एजुकेशन को इस लेवल पर ला चुके हैं कि एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। और एजुकेशन में इतना सब करने के बाद वो अब हेल्थ केयर में भी इतना कुछ कर रहे हैं, वो भी अपने पैसों से। लेकिन अगर खान सर बिहार के इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो कुछ पढ़े लिखे जेनजीज के अलावा वो किसी का वोट नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर जात के हिस्सा नहीं है। बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट है, यहाँ पर जॉब्स नहीं हैं। यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। यहाँ के हॉस्पिटल्स की कंडीशन तो पूछो ही मत, और स्कूल्स की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। कभी कभी तो बिहार के लोगों पर अफसोस होता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जब नेताओं को चुनोगे ही अपने जाति और कम्युनिटी के नाम पर, तो जाति और कम्युनिटी लेकर बैठो, डेवलपमेंट क्या करोगे? बात 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की करते हैं, लेकिन स्टेट्स की हालत ये है, एक से एक मर्डरर और क्रिमिनल्स सीएम और बड़े बड़े नेता बनकर बैठे हैं। वैसे आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।